हमारे साथ इस वक्त सुप्रसिद्ध कवि और लेखक नर्मदा प्रसाद गुप्त जी हैं। गुप्त जी व्यवहारी रहते हैं और उन्होंने काव्य में भी, पद्य में भी और गद्य में भी विपुल लेखन किया है। उनके 2 महाकाव्य हैं और कुछ खंड काव्य हैं। गद्य में भी उन्होंने काम किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता का उन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। आदरणीय गुप्त जी, आप अपनी शिक्षा दीक्षा और साहित्यिक यात्रा के बारे में हमको बताइए कि आपका साहित्यिक रुझान कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? किससे प्रेरणा पा करके आपने ये साहित्य की दुनिया में कदम रखा? धन्यवाद। जब मैं सन 1965 में जी शिक्षक के पद पर माध्यमिक शाला कोतमा जिला शहडोल में जब मैं पदस्थ हुआ जी तो कोतमा नगर पालिका संस्था में जी हर माह के अंतिम दिन में कवि गोष्ठी किया करती थी। उसके मुख्य संपादक थे श्री पारसनाथ मिश्रा। वो अपने जुम्मे पर और अपने प्रतिभा पर वो पूरे कवि गोष्ठी कराया करते थे। मैं भी वहाँ पर कभी कभी सुनने के लिए चला जाया करता था। एक दिन पारसनाथ मिश्रा जी मुझे पकड़कर कहने लगे हैं कि तुम भी सीखो, प्रयास करो। हैं तो हमने कहा कि इससे क्या फायदा होगा? बोले ये सरस्वती है, पूरा सरस्वती का ये निधि है, खजाना है। अगर तुम इसमें रुचि लोगे तो तुम भी सरस्वती के निधि में तुम भी विलीन हो जाओगी। संसार में सब कुछ है, जो कुछ भी है वो है मुख्य माँ सरस्वती की ही कृपा। बस उनके कहने पर मैं थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ और धीरे धीरे मैं टूटे फूटे शब्दों में कविता की रचना करने लगा। बस वहीं से मेरा शुरुआत हुआ सन 1965। सबसे पहला जो काव्य संग्रह आपका आया वो कौन सा था? सबसे मेरा पहला काव्य है केसर आलोक। वो अभी उपलब्ध है? केसर आलोक, चूँकि वो अपने केवल समाज के प्रति ही निर्भर है, उसी तक सीमित है। इसलिए कुछ विद्वान लोगों ने उस साहित्यिक केसर आलोक पर अपना विरोधात्मक विचार व्यक्त करने लग गए। इसलिए मैं फिर इसके बाद शब्द किरण नामक फिर काव्य का में मैं सम्मिलित होने लग गया। ये दोनों प्रकाशित संग्रह हैं आपके? हाँ, शब्द किरण तो केसर आलोक भी प्रकाशित है और शब्द किरण भी प्रकाशित है। हाँ, तो ये जो ये उपलब्ध है दोनों संग्रह? हाँ, हम देखना चाहेंगे। अच्छा। और फिर इसके बाद ये महाकाव्य कब लिखा आपने? महाकाव्य कब लिखा आपने? महाकाव्य जो आपके हैं ये इनकी रचना कब हुई? तो उसी महाकाव्य में ही
लिपिबद्ध है। तो महाकाव्य में के बाद और क्या क्या लिखी? महाकाव्य छपा कब आपका, किस सन में आए? शब्द किरण के बाद फिर क्या आगे बढ़े? शब्द किरण के बाद फिर और क्या क्या रचा आपने? रचनाएं तो बहुत की है, लेकिन वो प्रकाशित नहीं हो पाई हैं। केवल कवि गोष्ठी में केवल उसका टूटे फूटे शब्दों से मेरे द्वारा आभासित होता रहा है, बस। आपने गद्य में भी लिखा है, गद्य भी लिखा है, कुछ निबंध संग्रह भी लिखा है? निबंध संग्रह, गद्य वगैरह तो बहुत कुछ लिखा हूँ, लेकिन प्रकाशित नहीं हो पाया। नहीं छपा। अच्छा। और ये अनुवाद का काम कब क्या क्या किया है आपने? अनुवाद भी किए हैं आपने? अनुवाद तो कई ग्रंथों का मैंने किया है। किसका? मैंने उर्दू भाषा का हजरत मोहम्मद के बारे में भी लिखा है, और इसके अलावा भगवत गीता एक और बड़ा भारी महाकाव्य है, भगवत गीता है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता का भी उर्दू भाषा में अनुवाद किया है। महाकाव्य का नाम बता दीजिए। ये किस महाकाव्य का अनुवाद किया है आपने? और किस महाकाव्य का अनुवाद किया है? तर्जुबा कसस आम्बिया का उर्दू भाषा में उसका किया है थोड़ा, और श्रीमद् भागवत का किया है, और हो गया नल दमयंती का तो है ही है, अब कहा। अच्छा, इस समय आपके संपर्क में बघेलखंड के जो और दूसरे रचनाकार रहे होंगे, वो संपर्क में आए होंगे आपके, तो आपका संपर्क और किन कवियों से, लेखकों से रहा? वैसा जब मैं शहडोल में आया तो पार्श्वनाथ मिश्र थे, श्री सोहन प्रसाद थे, सुहाने और एक और याद नहीं है। शरण जी से था संपर्क आपका? जी, शरण जी से। हाँ। अवध प्रताप शरण। हाँ, सलील जी तो हमारे काव्य का उन्होंने तो वो भी भूमिका भी लिखे हैं। अच्छा। और ये इनसे मणि, क्या नाम? नीलमणि जी से। नीलमणि द्विवेदी भी हमारे कुछ काव्यों की भूमिका लिखी है। वो साहित्यिक क्षेत्र में उनके मैं बहुत संपर्क में था, उनके साथ हैं, और उनका हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिला। वो जब तक शहडोल व्यवहारी में रही है तो काफ़ी संपर्क हुआ। इसके बाद शहडोल चली गई, तब से संपर्क मेरा कुछ कम हो गया। अच्छा, आपने सिर्फ हिंदी में लिखा कि बघेली में भी लिखा है? केवल हिंदी, और बघेली में भी थोड़ा लिखा है। अच्छा। कुछ कविताएं बघेली में भी है, और वैसा अधिकांश उर्दू भाषा में ज़्यादा है। अच्छा। उर्दू भाषा में। अच्छा, ये बताइए, अभी इस समय पूरे बघेलखंड में इस बात को लेके बहुत चर्चा हो रही है कि बघेलखंड में जो बोली जाती है उसको बघेली कहा जाए कि रिमही कहा जाए? आपको क्या लगता है, क्या सही है? बघेली कहा जाए या रिमही? देखिए, ऐसा है कि रीवा तो एक राजधानी ही थी बघेलखंड का, केवल राजधानी। अगर हम रिमही कहेंगे तो उसका गरिमा जो है तो सीमित हो जाएगा। ग्रेट। हाँ, हम बघेलखंडी
कहना बल्कि हम उचित मान नहीं। बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए, ये कुछ गुप्त जी के कुछ काव्य संग्रह जो अभी उपलब्ध हैं। इसमें है केशर आलोक, दूसरी है रस कलश, और तीसरी है नल दमयंती। ये महाकाव्य है। इसको बहुत ही अद्भुत ढंग से उन्होंने लिखा है, और इसमें जो कथानक हैं, उन कथानकों के माध्यम से कवि ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो बहुत ही उदात्त और बहुत ही प्रेरणादायक हैं, जिनसे हमको उस समय और काल की अनुभूति तो होती ही है। भविष्य में हम किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें मनुष्य का मनुष्य के साथ, मनुष्य का प्रकृति के साथ, और मनुष्य का जो मनुष्यतर दुनिया है, जिसको हम लोग देवता और मनुष्य कहते हैं, उसके साथ भी रिश्तों को लेकर के इन्होंने बहुत बेबाक टिप्पणियाँ की हैं। हम पढ़ कर के ही इसको जान सकते हैं। गुप्त जी का बहुत धन्यवाद। एक मिनट, उन्हें जो बीच में कुछ सम्मान मिले हैं वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये एक उन्हें उमरिया में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में सम्मानित किया गया था। ये उसका प्रशस्ति पत्र है, और ये उस समय का फोटोग्राफ्स है जिसमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कुशवाहा हैं, शहडोल के मूर्धन्य साहित्यकार पूर्णेंदु सिंह हैं, और उनका परिवार है। तो आदरणीय गुप्त जी को बहुत धन्यवाद। वो स्वस्थ और रहें, दीर्घायु हों, ऐसी शुभकामना है।